हेलो फ्रेंड्स। इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो ये जो है हमारी रिवीजन सीरीज है जिसके अंदर हम एमसीक्यू रिवाइज करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहला हमारा जो एमसीक्यू है कि जब हमने टू अराइव एट द वैल्यू ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जब हमने ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस को फाइंड आउट करना है तो जो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस है जिसको हम कह सकते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट जो है उसके अंदर हमने क्या ऐड करना है कि हमारे पास आ जाए ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। क्या ये प्रोडक्शन टैक्सेस है, क्या ये नेट प्रोडक्ट टैक्स है, क्या ये नेट प्रोडक्शन टैक्स है, क्या ये प्रोडक्ट टैक्स है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा राइट आंसर है वो है नेट प्रोडक्ट टैक्स। इसका मतलब होता है प्रोडक्ट टैक्स के अंदर से प्रोडक्ट सब्सिडीज को माइनस कर दीजिए। जब हम ये जो है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेस प्राइस में ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। Under the dash exchange rate system, market forces automatically adjust the surplus and deficit in balance of payment। कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर सरप्लस या घाटा होता है तो वो मार्केट फोर्सेस ऑटोमेटिकली जो है उसको एडजस्ट कर देती हैं। तो क्या ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है? देखो फिक्स के अंदर तो फिक्स होता है, फ्लेक्सिबल के अंदर मार्केट फोर्सेस द्वारा डिटर्मिन किया जाता है, मैनेज फ्लोटिंग के अंदर जो है गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश करती है, डेट फ्लॉटिंग। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो सिस्टम है फ्लेक्सिबल है क्योंकि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर मार्केट फोर्सेज जो होती हैं, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज जो होती हैं ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देती हैं सरप्लस एंड डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो थर्ड एमसीक्यू है इन ए टू सेक्टर इकोनॉमी, जहाँ पे टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो कैसे डिटर्मिन होती है बाय एडिंग autonomous consumption, induced consumption and induced investment, या autonomous consumption plus autonomous investment and induced investment, autonomous consumption and autonomous investment, autonomous consumption, induced consumption and autonomous investment। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी ऑप्शन है वो है autonomous consumption, induced consumption प्लस ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। तो जो डी ऑप्शन है दैट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट दी हुई है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमपीसी टू कंज्यूम कैन बी यूनिटी, कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो उसकी वैल्यू 1 हो सकती है। हमें पता है एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, और अगर एमपीएस 0 है तो एमपीसी की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है। स्टेटमेंट 2 है द इनकम ऑफ इकोनॉमी इंक्रीजेस, के जैसे जैसे इकोनॉमी के अंदर इनकम इंक्रीज होती है प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कंजम्पशन इज ऑलवेज मोर देन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम। जब इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन जो है इंक्रीज जो होती है वो इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम से ज्यादा होती है। तो क्या स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। जो पहली स्टेटमेंट है वो सही है क्योंकि एमपीसी और एमपीएस जो होते हैं डेट इज इक्वल टू 1, और अगर एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 0 है तो एमपीसी की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है। स्टेटमेंट जो 2 है डेट इज रॉन्ग क्योंकि केन्स के मुताबिक जब इनकम इंक्रीज होती है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होती है, बट कंजम्पशन के अंदर जो इंक्रीज होती है डेट इज लेस देन द लेवल ऑफ इनकम। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। फिर उसके बाद एमसीक्यू 5 है फॉरेन ग्रांट इन एड रिसीव डू नॉट लीड टू एनी क्लेम ऑन द गवर्नमेंट, कि जो हमें विदेशों से ग्रांट इन एड मिलती है वो कोई गवर्नमेंट का क्लेम नहीं करती। सेकेंड जो है डेट इज द डिस्पोजल ऑफ इक्विटी बाय द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द मार्केट मे लीड टू डिक्रीज इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। तो स्टेटमेंट 1 is true, statement 2 is false, statement 1 is false and statement 2 is true, both statement are true, both statement are false। देखो जो स्टेटमेंट 1 है वो हमें बताती है कि जो बाहर से ग्रांट इन एड आती है क्योंकि
वो नेचुरल कैलेमिटी के अंदर गवर्नमेंट के पास आती है तो डेफिनेटली वो गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी नहीं होती, ना इंक्रीज करती है, क्योंकि रेवेन्यू जो रिसीट है ये। दूसरा जो है कि जब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अपने शेयर सेल करती है तो डेफिनेटली वहां पे गवर्नमेंट के एसेट डिक्रीज हो जाते हैं, कि ये बेसिकली कैपिटल रिसीट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है ट्रू है, तो सी इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, एज पर द डाटा प्रेजेंटेड इन द यूनियन बजट 23 एंड 24, टोटल सीट ऑफ द गवर्नमेंट, कि जो गवर्नमेंट की टोटल सीट्स थी बोरिंग को छोड़ के वो थी 27.2 लाख करोड़, और जो टोटल एक्सपेंडिचर था वो है 45 लाख करोड़। तो हमें बताना है द वैल्यू ऑफ कैश डेफिसिट। तो यहाँ पे क्या ये रेवेन्यू डेफिसिट है, क्या ये फिस्कल डेफिसिट है, क्या ये बजटरी डेफिसिट है, क्या ये प्राइमरी डेफिसिट है? तो ये जो है फिस्कल डेफिसिट है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसीट अदर देन द बोरोइंग। तो यहाँ पे हमारा जो बजट एक्सपेंडिचर है वो है 45 लाख करोड़, और जो हमारी बजट रिसीट अदर देन द बोरोइंग है 27.2, तो दोनों का डिफरेंस जो है 17.8 आ जाता है। Question number 7. Real GDP is a better indicator of economic growth of a nation as compared to nominal GDP. Real से जो रीजन है, रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट ए करंट ईयर प्राइसेस। देखो जो रियल जीडीपी होती है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को वो कांस्टेंट प्राइसेस पे करती है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू। रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion ए, तो ये तो गलत है क्योंकि जो आर है दैट इज रॉन्ग। बोथ assertion A and R are true, but reason R is not the correct explanation of assertion A. Assertion A true है, but reason R is false. तो ये सही है क्योंकि assertion सही है कि जो रियल जीडीपी होती है जो कि कांस्टेंट प्राइसेस पे होती है, नॉमिनल जीडीपी जो होती है मार्केट प्राइस पे होती है, तो एज कंपेयर टू नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी जो है बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है। assertion A is false but reason R is true, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि C ऑप्शन जो है that is the right, assertion A सही है but reason जो है that is false. Under the dash exchange rate system, the central bank can control the rise and fall of foreign exchange rate in a bounded manner. Fixed है, flexible है, managed floating है, gold standard है, तो ये managed floating है। उसके बाद हम देखते हैं MCQ 9, फ्रॉम द गिवन टेबल आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ इनकम वेयर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव बिकम्स 0। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें इनकम इन करोड़ दे रखी है, कंजम्पशन इन करोड़ दे रखी है। इनकम 0 है तो ये 50 है, इनकम 50 है तो ये 75 है, इनकम 100 है तो कंजम्पशन 100 है। उसके बाद इनकम बढ़ रही है लेकिन कंजम्पशन जो है वो कम हो रही है। और यहाँ पे जो एपीसी होती है दैट इज द रिलेशन बिटवीन द कंजम्पशन एंड द इनकम। तो एपीएस प्लस एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जो है दैट इज इक्वल टू 1, और अगर एपीएस 0 है तो एपीसी 1 के बराबर होना चाहिए। तो ये कहता है कि जहाँ पे हमारी लेवल ऑफ इनकम, जहाँ पे हमारी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव 0 है, क्या वो 50 है, क्या वो 100 है, क्या वो 200 है, क्या वो 0 है। तो हम देखते हैं कि जहाँ पे हमारी इनकम 0 है क्योंकि वहां पे हमारा कंजम्पशन जो है दैट इज ऑल्सो 100, तो एपीसी इज इक्वल टू 1, और एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। तो अगर एपीसी 1 के बराबर है तो एपीएस 0 होगा। तो इनकम का लेवल जब 100 है तो वहां पे वो 0 होगा। Central bank can reduce the money supply in the economy dash by the dash, increasing bank rate, decreasing cash reserve ratio, decreasing bank rate, buying the government securities। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पहली ऑप्शन है that is the correct, क्योंकि जब इकोनॉमी के अंदर बैंक रेट इंक्रीज होता है तो डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मनी सप्लाई जो है कम हो जाती है। तो ये इंक्रीजिंग बैंक रेट, उसी तरह ही आप हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स है उसके लिए भी जो है मेरे दूसरे चैनल के अंदर ये एमसीक्यू जो है वहां पे भी अपलोड हो जाएगा। जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी है तो वहां पे